रात के 3 बजे वो पसीना पसीना हो गया था। नींद में न जाने उसने ऐसा क्या देखा। उसके चेहरे से पता चल रहा था कुछ तो भयानक था। फिर वो एक चीख के साथ उठ गया। अपना पसीना पोंछते हुए वो उठ खड़ा हुआ और पास में रखे मेज पर पानी का पूरा जग एक बार में ही पी जाता है और बड़ी जोर से हाँफने लगता है। एक जोर के झटके से दरवाजा खुलता है और एक महिला अंदर आती है और घबराकर उस लड़के के पास आ जाती है। उसे गले लगा लेती है और बोलती है, शांत हो जा, अभी कुछ नहीं हुआ बेटा, शांत हो जा मेरे बच्चे। आज भी वही सपना आया ना तुझे? कुछ नहीं हुआ बच्चे। वो लड़का अभी उर्फ अभिमान अपनी माँ से कहता है, माँ वो मुझे आज भी दिखी, आज भी उसने वही किया। माँ वो कौन है और क्यों मेरे सपनों में आती है वो? मैं तो उसे जानता तक नहीं, न मैंने कभी उसे देखा है। फिर वो कौन है? उसकी माँ कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, पंडित जी सही थे, मेरे बेटे का पिछला जन्म उसे तकलीफ दे सकता है। न जाने कौन है वो लड़की और न जाने क्या चाहती है वो मेरे बेटे से। अभिमान अपनी माँ से अलग होकर कहता है, माँ आप जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ, कल हमें गांव भी जाना है ना। उसकी माँ लीला उसके सर पर हाथ फेर कर चली जाती है और अभी भी फिर से सोने की कोशिश करता है। एक पहाड़ी पर अंधेरे में, जहाँ दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं होती, वहीं एक लड़की चली जा रही है और पहाड़ी के बिल्कुल कोने पर आकर खड़ी हो जाती है और वहां खड़ी होकर कहती है, चाह कर भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे पा रही हूँ। पूरे 20 साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? राघव, तुम तो जानते थे ना, तुम्हारी प्रसा तुमसे कितना प्यार करती थी, मैंने अपनी जान तक दे दी तुम्हारे लिए। अब जब तक तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं आता, मैं तुम्हारे सपनों में आती रहूंगी। और एक जोरदार हंसी पहाड़ों में गूंजने लगती है। अगली सुबह अभी उठकर तैयार हो जाता है और अपनी माँ को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। अभिमान और उसकी माँ लीला दोनों शहर में रहते हैं और बाकी परिवार गांव में। अभी के पापा बचपन में ही गुजर गए थे और तभी लीला जी शहर अपने भाई के पास आ गई थी। पर वहां भी उनकी भाभी ताने पर ताने देती थी, इसलिए उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया और टीचर की नौकरी करके एक छोटा सा घर लिया और अभिमान को बड़ा किया। और अभिमान भी अपनी माँ की हेल्प करता है। हाल में ही उसे एक नौकरी मिली है। अभी के दादाजी के बुलाने पर वो लोग गांव जा रहे हैं। दोनों बस में बैठकर निकल जाते हैं। गांव में दो आदमी एक थैला लिए चुपचाप सबकी नजरों से बचकर पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। उस थैले में हलचल होती दिखाई दे रही होती है। पहला आदमी, क्या बोलते हो भाई, आज तो मस्त माल हाथ लगा है। आज की रात तो रंगीन ही रंगीन है हमारी, और अपने पीले दांत निकाल कर हंसने लगता है। दूसरा आदमी, सही बोले हो भाई, आज तो मजा आ जाना है हम दोनों को। और दोनों हंसते हुए पहाड़ी की चोटी पर आकर बैठ जाते हैं और उस थैले को भी वहीं रख देते हैं। पहला आदमी, सुनो रामू, इसको जो दवाई सुंघाई है उसका असर कब तक रहेगा, वरना ये होश में आकर हल्ला ना कर दे, हिचकिचाते हुए बोलता है। दूसरा आदमी, नहीं गगन, इस लड़की को होश नहीं आने वाला, और आ भी गया तो यहाँ इतनी दूर इसकी आवाज कौन सुनने वाला है? गगन, हाँ साली को यहीं दबोच लेंगे। रामू, बहुत अकड़ दिखाती है, हमें धमकाती है, हमें नीचा दिखाएगी साली। आज इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे हम, आज बताएंगे मर्द क्या चीज है। और दोनों वहीं बैठकर शराब पीने लगते हैं। शाम होने में अभी 1 घंटा बाकी था और दोनों को रात का ही इंतजार था। अभिमान और लीला भी गांव पहुंचने वाले थे। उन्हें गांव जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना था। वो दोनों पास के स्टॉप पर उतर जाते हैं, क्योंकि गांव में बसें नहीं जाती हैं। दोनों वहीं से पैदल निकल जाते हैं। उधर रामू और गगन पूरी तरह से नशे में डूब जाते हैं और वो थैला खोल लेते हैं। उसमें एक लड़की बेहोश पड़ी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। दोनों उसको ललचाई नजरों से देखते हैं और उसको बाहर निकाल कर लिटा देते हैं। वो दोनों उसे हाथ लगाने ही वाले होते हैं कि वहां छम छम की आवाज आने लगती है। दोनों घबराकर पीछे हट जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है। अब रामू को डर लगने लगता था। उसे अब गांव में फैली हुई बात सच लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यहाँ जरूर किसी का साया है। गगन, रामू भाई, हम इस लड़की को उठाकर कहीं और ले जाना चाहिए। रामू, कैसी बात कर रहे हो तुम, हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे? मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई है, हमें इसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। गगन जोर से हंसने लगता है। लगता है तुम डर गए, पर मैं नहीं,
मैं तो आज अपनी रात रंगीन बनाकर रहूंगा। और उस लड़की के पास जाकर उसका दुपट्टा हटा देता है। उसके ऐसा करते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। ठंड बढ़ जाती है। रामू डरते हुए, मैंने कहा था ना, यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। गगन, अरे भाई, तुम खामा डर रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ। और उस लड़की को छूने की कोशिश ही करता है कि एक साया बड़ी ही तेजी से उसके पास से गुजरता है। गगन के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है। अब तो उसे भी डर लगने लगा था। दोनों पीछे हट जाते हैं। तभी वो सामने आ जाती है, एक भयानक चेहरे के साथ। दोनों के होश उड़ जाते हैं। गगन के शरीर से पसीना बहने लगता है। रामू, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। रामू बहुत ज्यादा डर चुका था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि प्रिसा होती है। अब वो लोग प्रिसा के एरिया में जाएंगे तो उनका सामना होना तो तय था। प्रिसा एक जोरदार हंसी हंसती है, जिससे मौसम का हाल और बिगड़ जाता है, और कहती है, तुम लोगों को छोड़ दूं, जो यहाँ काली रात में एक लड़की के साथ काले काम करने आए थे, इसे कैसे छोड़ दूं? रामू और गगन डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तभी प्रसा दोनों को हवा में उड़ा देती है। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्हें मौत साफ दिखाई दे रही होती है। दोनों का नशा हवा हो गया था। प्रसा दोनों को पहाड़ी के नीचे फेंक देती है और वो दोनों पहाड़ी के नीचे नदी में गिर जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही कोई बचा होगा। प्रसा अपने असली रूप में आती है और उस लड़की के पास जाकर रुक जाती है। उसे दुपट्टा उड़ा देती है और कहती है, तुम्हें घर तक सही सलामत पहुंचाने वाला आने ही वाला है, उससे अपना हिसाब बाद में पूरा करूंगी। और वहां से चली जाती है। अभी और लीला गांव की सीमा तक पहुंचने ही वाले होते हैं और रास्ते में वही पहाड़ी वाला रास्ता पड़ता है। दोनों वहां से गुजरते हैं तो वहां उन्हें वो लड़की दिखाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं और पास जाकर देखते हैं। अभी, माँ, मैं इसकी नब्ज देखता हूँ। लीला परेशान होते हुए, हाँ बेटा देख, पता नहीं कौन यहाँ ऐसे छोड़ गया है। अभी देखता है कि लड़की जिंदा है या बस बेहोश है। अभी, माँ ये जिंदा है, गांव आने ही वाला है, हम इसे गांव ले चलते हैं, वहीं पता चलेगा। लीला, हाँ बेटा ले चले इसे। और अभिमान उस लड़की को उठाकर गांव की ओर चल देता है। अभिमान उसको गांव में अपने दादाजी के यहाँ ले आता है। एक लड़की को साथ देख सभी चौंक जाते हैं। अभी के चाचा उससे पूछते हैं, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? अभी, चाचा ये पहाड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, माँ और मैं इसे यहाँ लेकर आए हैं। अभी के दादाजी, अरे श्याम, ये तो अपने मनोज की लड़की लगती है, उसे बुलाकर तो ला, पता तो चले क्या मामला है। श्याम दौड़कर बाहर चले जाता है। अभी उसे बाहर ही पलंग पर लिटा देता है। अभी की चाची उन दोनों के लिए चाय लेकर आती हैं और लीला जी से पूछती हैं, जीजी कैसी हैं आप? और यहाँ से जाने के बाद तो यहाँ आना ही भूल गईं। लीला, नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है, काम में ही सारा वक्त बीत जाता है, इसलिए समय नहीं मिला। तभी श्याम के साथ मनोज आ जाता है, जो बहुत ही घबराया हुआ था। उस लड़की के पास आकर रोने लगता है और बोलता है, मनोज, नीति मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? उठ जा बेटा। अभी, चाचा जी, अभी ये बेहोश है, हमें होश में आने का इंतजार करना चाहिए। दादाजी, मनोज अभी सही कह रहा है, अब तो तुम्हारी बिटिया के होश में आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है। सब वहीं बैठ जाते हैं। अभी अभी भी ख्यालों में खोया हुआ है। लीला जी आकर पूछती हैं, लीला, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोए हो? अभी, कुछ नहीं माँ, मुझे वो पहाड़ी जानी पहचानी सी लगी, पर मैं तो वहाँ कभी गया भी नहीं। लीला, ज्यादा मत सोच बेटे, तुझे वहम हुआ होगा। तभी नीति होश में आने लगती है। सभी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। नीति, आह, मेरा सर क्यों इतना फट रहा है? और जब आंख खोलकर सामने सबको देखती है तो शौक हो जाती है। पापा आप यहाँ, और अपने आसपास देखकर, और मैं यहाँ श्याम चाचा के यहाँ क्या कर रही हूँ? कोई कुछ बताएगा मुझे? मनोज, बिटिया तुम पहाड़ी पर बेहोश मिली थी इन लोगों को, और अभी की तरफ इशारा करता है, पर तुम वहाँ पहुँची कैसे? तुम तो स्कूल गई थी ना पढ़ाने। नीति, हाँ पापा, मैं वहीं थी, बल्कि खाना खाने के बाद मुझे चक्कर आने लगे, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी, यानी किसी ने खाने के साथ कुछ था। सभी अभी की तरफ देखने लगते हैं। अभी हड़बड़ा जाता है। मनोज नीति से कहते हैं, बेटा, यही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, अगर ये नहीं लाते तो हमें तो खबर भी नहीं होती। और एक चिंता की रेखा उनके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। नीति अभिमान को देखती है। गेहुआ रंग, सुनहरे बाल, प्यारी आंखें, और उसकी सहनशीलता उसका मन मोह लेती है। पहली ही नजर में उसे अभी भाने लग गया था। नीति अभी के पास उठकर जाती है। नीति,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया। अभी जी शुक्रिया की कोई बात नहीं, वहाँ कोई भी होता तो यही करता। नीति, नहीं सभी लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं, कोई भी मौके का फायदा उठाता। पर आपने मदद की और इतना बोलकर मनोज के पास आकर घर जाने का बोलती है। मनोज भी हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलता है और वहां से निकल जाते हैं। प्रसा पहाड़ी पर बैठकर सोच रही होती है, तुम पर इस बात का यकीन था मुझे कि तुम कभी किसी का फायदा नहीं उठाओगे, इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए तुम्हें चुना। अभिमान उर्फ राघव, तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा दिया, मुझे झूठी तसल्ली दी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रसा का चेहरा उदास हो जाता है। जानते थे ना, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था मेरा। मेरा दिन भी तुमसे शुरू होता, रात भी तुमसे ही खत्म। और तुमने उस दिन ये सब क्यों कहा? आंखों में गुस्सा भरकर कहती है, मेरी मोहब्बत भी तुमसे शुरू और नफरत भी तुम पर खत्म। और हंसने लगती है। घर आकर नीति अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ये हरकत की किसने। और फिर अभी के बारे में सोचने लगती है। नीति, कितना मासूम है वो, उसकी मासूमियत मुझे भाने लगी है। धत पागल लड़की, क्या सोचने लगी, उसे तो तू जानती भी नहीं। और सो जाती है। अगली सुबह गांव में हो रहे हल्ले से अभिमान की नींद खुलती है। अभिमान आंखें मलते हुए बाहर आता है और देखता है सभी थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ है, ये बाहर शोर क्यों हो रहा है? लीला, बेटा वो गांव के दो लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी लाश आज तालाब में तैरती हुई मिली है। अभिमान अपनी माँ से पूछता है, माँ ये सब कैसे हुआ? लीला, शायद पहाड़ी से गिरने से। तभी अभी के दादाजी उठकर टहलने लगते हैं और बोलते हैं, दादाजी, यहाँ गांव में ये अफवाह है, वहाँ एक लड़की का साया मंडराता है, इसका सच कोई नहीं जानता। और मनोज की लड़की भी वहीं बेहोश मिली थी, जरूर इन बातों का कोई ना कोई संबंध है। लीला जी, पिताजी कल हम दोनों भी उसी रास्ते से आए थे। अभी थोड़ा सोचते हुए, वहाँ किस लड़की का साया है दादाजी? दादाजी, अभी की तरफ देखकर, उसे कोई नहीं जानता बेटा, उसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अभी ये सुनकर घबरा जाता है और उठ खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। सब उसकी तरफ देखते हैं और लीला जी से पूछते हैं, इससे क्या हुआ लीला, ये ऐसे क्यों चला गया? लीला जी चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, मैं देख कर आती हूँ पिताजी। इधर नीति जब उठकर खड़ी होती है, तब उसे उसकी माँ बताती है कि दो लोगों की मौत हो चुकी है। नीति उन लोगों के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है ये वही लोग थे जिनसे उसके स्कूल में बहस हो जाती थी। नीति सोचती है, कहीं ये लोग ही तो मुझे उठाकर नहीं ले गए थे। अपना सर झटक और खुद से कहती है, खैर मुझे क्या लेना देना इन सब से। और स्कूल के लिए निकल जाती है। नीति एक स्कूल टीचर है। शहर से पढ़ाई करके वो यहीं बच्चों को पढ़ाती है और अपने माँ पापा के साथ गांव में ही रहती है। नीति भले गांव में रहती है, पर उसकी सोच एकदम नई है। अभी अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि मेरे सपने में भी तो एक लड़की पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देती है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? पर अगर ये वही लड़की है तो ये मेरे सपनों में क्यों आती है? ये सब सोच सोचकर अभी का सर दर्द करने लगता है। तभी लीला जी आ जाती हैं और पूछती हैं, अभी क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? अभी, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है, मैं गांव में थोड़ा टहल कर आता हूँ। और वहां से चला जाता है। लीला जी भी घर के कामों में लग जाती हैं। अभी टहलते टहलते स्कूल के पास आ जाता है। वहां वो नीति को पढ़ाते हुए देखता है, जो मस्ती करते हुए बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखते हुए अभी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। नीति को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है। वो आसपास देखती है, उसे अभी नजर आता है। नीति की नजरें अभी से जा मिलती हैं। नीति उसे बुलाती है, नीति, अरे आप यहाँ आइए ना, कल आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। अभी नीति के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अभी, हेलो मैं अभिमान, नीति, और मैं नीति, दोनों को एक अलग ही एहसास होता है। नीति अपना हाथ अलग कर लेती है और अभी को अंदर आने को कहती है। वो अंदर आने ही वाले होते हैं कि उन्हें स्कूल की छत से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। दोनों वहीं रुक जाते हैं और आवाज सुनने लगते हैं। नीति, ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीति की नजर छत के मुंडेर पर पड़ती है, जहाँ एक बच्चा लटका हुआ रहता है। नीति के मुंह से चीख निकल जाती है। अभी भी उस जगह देखता है। उस बच्चे को देखकर अभी जल्दी से वहां से नीचे खड़ा हो जाता है। बच्चे का हाथ फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। अभी उसे तेजी से पकड़ लेता है। सब दौड़कर उस बच्चे के पास चले जाते हैं। नीति उसे अपने गोद में लेकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम वहां कैसे पहुंच गए? यहाँ प्रसा बैठे हुए
हंसते हुए कहती है, राघव मैं तुम्हारे करीब कैसे किसी को आने दे सकती हूँ। और जोर जोर से हंसने लगती है। वो बच्चा नीति को बताता है कि कोई औरत उसे बुलाते हुए ऊपर ले गई थी और मैं उसकी तरफ भागा तो मेरा पैर फिसल गया। नीति सोच में पड़ जाती है कि यहाँ आखिर कौन औरत आई थी। अभी वहां से विदा लेकर आगे निकल जाता है। टहलते टहलते अभिमान पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। अभी को एक अलग ही एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि वह यहाँ पर पहले भी आ चुका है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। अभी का सर जोरों से चकराने लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। प्रसा अभी के पास बैठकर उसे निहार रही होती है और कहती है, तुम आज भी कितने मासूम लगते हो। कोई कह ही नहीं सकता कि तुम किसी के साथ बेवफाई कर सकते हो। पर मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती हूँ राघव। और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। कुछ घंटों बाद अभी धीरे धीरे होश में आता है। वो आंखें खोलता है तो देखता है वह अपने दादाजी के घर पर होता है। तभी लीला जी अभी के लिए दूध लेकर आती हैं और उसे देती हैं और उसे पूछती हैं, अभी बेटा तू पहाड़ी पर क्या कर रहा था। वहाँ अचानक बेहोश हो गया। वो तो अच्छा हुआ वो लड़की तुझे यहाँ तक ले आई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अभी पता नहीं माँ, मुझे अचानक चक्कर आ गए और कौन सी लड़की मुझे यहाँ लाई माँ, उसे कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ। लीला लीला जी सोचते हुए, ये तो हमने भी नहीं पूछा। न जाने कौन थी, कह रही थी तुम्हें जानती है, यहाँ देखा था। अभी ठीक है माँ, देखा होगा उसने। मुझे खाना दो, भूख लगी है जोर की। लीला हाँ बेटा लाती हूँ। अभी वहीं बैठकर पहाड़ी के बारे में सोचने लगता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। फिर उसके जहन में नीति का ख्याल आ जाता है और वह मुस्कुरा देता है। यहाँ प्रसा गुस्से से इधर उधर घूमे जा रही होती है। आखिर मेरी क्या गलती है भोलेनाथ, जो मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने तो प्यार किया था, मैं भी एक जिंदगी चाहती थी, एक परिवार चाहती थी, फिर क्यों आज भी मैं अकेली हूँ। और घुटने के बल बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज पहाड़ों में गूंज रही होती है। यहाँ नीति अभी भी अभिमान के बारे में सोच रही होती है। उसे अभी अच्छा लगने लगता है। उसे सोचते सोचते ही वो उसके ख्यालों में खो जाती है। उसकी माँ उसे आवाज लगाती है तो नीति हड़बड़ा जाती है और खुद पर ही हंसने लगती है। शाम को सभी घर के दलान में बैठे होते हैं। सभी वहां आकर बैठ जाते हैं। अभी के दादाजी अभी के चाचा और लीला जी से कहते हैं, दादाजी लीला बेटा, मैंने तुम्हें और अभी को यहाँ जरूरी काम से यहाँ बुलाया था। मैं चाहता हूँ मेरे जीते जीते मैं तुम सब लोगों को मैं सब कुछ बराबर बांट दूं, फिर मैं आराम से मर जाऊं। लीला हल्के गुस्से से, पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब आपका ही है। चाचा जी हाँ पिताजी, भाभी ठीक कह रही हैं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस पूरा परिवार साथ रहे, मैं यही चाहता हूँ। दादाजी हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। लीला बेटा तुम भी यहीं रहो, हम लोग यही चाहते हैं। लीला पर पिताजी वहाँ अभी की नौकरी है। अभी कोई बात नहीं माँ, मैं यहाँ स्कूल में जॉब ले लूंगा। परिवार के साथ रहने से अच्छी बात और क्या हो सकती है माँ, हम लोग यहीं रहेंगे। लीला फिर ठीक है बेटा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ रहा तो अपने सपने के राज के बारे में भी पता लगा सकता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन और मुझसे क्या चाहती है वो। यहाँ प्रसा खुश होकर घूमने लगती है। आखिर तुम यहाँ रुकी गए ना राघव, अब मैं तुम्हें पुराना सब कुछ याद दिलाकर ही रहूंगी। और वहीं पहाड़ी पर खुशी से नाचने लगती है। अभी अगली सुबह ही शहर के लिए निकल जाता है और अपनी नौकरी वाली जगह जाकर वहाँ इस्तीफा देकर अपनी सैलरी लेकर वापस गांव के लिए निकल जाता है। अभी आते वक्त सबके लिए कपड़े ले लेता है। बस में बैठे बैठे अभी सोचता है कि कितने दिनों से वो मुझे सपना नहीं आया, ना वो लड़की मुझे और सपनों में दिखाई दी, आखिर कौन है। वो यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद बस गांव के स्टॉप पर रुकती है। अभिमान बस से उतरकर गांव की ओर चल देता है। गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से बस गांव में ही नहीं जाती है, अभी वहीं से पैदल चल देता है। स्टॉप से गांव 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि पहाड़ी को पार करके आता है। अंधेरा होने को आया था और अभी भी जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो अनदेखा कर देता है, फिर उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। तो अभी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है, जहां वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक माला लेकर बैठा होता है और जय श्री राम का जाप कर रहा होता है। अभी उसके पास जाता है। उसके पास जाते ही वो अपनी आंखें खोल लेता है और अभी से कहता है, बाबा
आप शाम ढले जाप कर रहे हैं। अब तो रात होने को आई है। आप कहाँ रहते हैं? मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वह उसे गौर से देखता है। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अभी के चेहरे को हाथ लगाकर कहता है, तुम तुम आ गए बेटा। वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम आ गए। उसका इंतजार खत्म हुआ। अब उसे मुक्ति मिलेगी। तुम आ गए। और वह खड़ा हो जाता है। ये सब सुनकर अभिमान को अजीब लगता है। वह कुछ कहता उसके पहले ही वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, मैं मुरारी काका, मंदिर का पुजारी। तुम्हें याद है ना? तुम उसके साथ मेरे मंदिर आते थे। अभिमान, देखिए काका, मैं आपको सच में नहीं जानता और मैं गांव में अपने चाचा जी के यहाँ पर आया हूँ। आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुरारी उसे देखते हुए, बेटा, ये आंखें इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं जो तुम्हें पहचान न सके। पूरे 20 साल इंतजार किया है उसने तुम्हारा। मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। वो तुम्हें और सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? मुरारी कुछ जवाब देता उसके पहले ही हवाएं तेज हो जाती हैं। वह वहां से निकल जाता है। अभी उसे आवाज देते रह जाता है। वो उसके पीछे जाता है पर उसे वह नहीं मिलता। थककर अभी वापस अपने रास्ते निकल जाता है। पहाड़ी पर मुरारी खड़ा महाप्रसाद से सवाल करता है, मुरारी, बिटिया, तुमने मुझे इस बारे में बताने से क्यों रोका? राघव को कुछ भी नहीं याद है। तुमने आकर क्यों रोका बिटिया? प्रसा, चलते हुए, क्योंकि काका, उसे ये सब मैं खुद याद दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो खुद ही ये सब याद करे और मुझे भी। मैं उससे अपने सवालों के जवाब लेना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ उससे वो सब जो मैं मरने से पहले नहीं पूछ पाई। मुरारी, पर बिटिया, उसने आखिर किया क्या था? प्रिसा, ये आपको वक्त आने पर पता चल ही जाएगा काका। फिलहाल मैं जाती हूँ। अभी अपने घर पहुंचकर सभी को लाए हुए कपड़े देता है और बचे हुए पैसे अपनी माँ को दे देता है। लीला जी अभी को खाना खिलाती है और कहती है कि सुनो अभी, कल सुबह ही जाकर स्कूल में बात कराना। क्या कहते हैं, वहां जाके ही पता चलेगा। अभी, हाँ माँ, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। और खाना खाकर अपने कमरे में आकर लेट जाता है। उसे रह रहकर उस आदमी की बातें याद आ रही होती हैं। वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, ये सोचकर कि उसकी माँ परेशान होगी। यही सोचते सोचते अभी को नींद आ जाती है। अगली सुबह अभिमान तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके साथ ही उसके दादाजी भी जाते हैं ताकि वो भी कुछ बात कर सकें। स्कूल में अभी और दादाजी दोनों हेड मास्टर के पास जाते हैं। अभी उन्हें अपने एजुकेशन के बारे में बताता है और स्कूल में पढ़ाने की बात करता है। हेड मास्टर मान जाते हैं क्योंकि वो अभी के दादाजी को जानते हैं और अभी की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है। इसलिए वो कल से ही अभी को आने को कह देते हैं। अभी के दादाजी वहीं बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। सर उसे स्कूल देखने के लिए भेज देते हैं। अभी वहां से उठकर बाहर गलियारे में आ जाता है। उसने सच में ठीक से स्कूल नहीं देखा होता है। उस दिन भी वो बाहर से ही चला गया था। वह देखता है एक ही कतार में 5 कमरे हैं और उसके सामने ही 5 कमरे होते हैं। अभी आगे बढ़ बढ़कर सारे कमरे देख रहा होता है। नीति भी अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसके लंबे बाल उसके गालों को छूकर बार बार उसे परेशान कर रहे होते हैं। नीति तंग आकर बाल बांधने लगती है कि तभी अभी के मुंह से निकल जाता है, खुले रहने दीजिए, अच्छे लग रहे हैं। नीति अभी की तरफ देखती है और अपनी आंखें ऊपर करके पूछती है, नीति, आपने कुछ कहा क्या? अभी हड़बड़ा कर, अब नहीं तो, मैं तो बस क्लास देख रहा था। कल से मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ यहाँ। नीति, ओह अच्छा, आप भी यहीं आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। यहाँ गांव में ऐसे भी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। यहाँ बहुत ही कम लोगों को पढ़ाना पसंद करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया आकर। अभी, हाँ, अब से मैं भी यहीं गांव में ही रहने वाला हूँ, अपने परिवार के साथ ही। इसलिए सोचा खाली बैठने से अच्छा है मैं कुछ काम ही कर लूं। नीति मन ही मन खुश हो जाती है। हाँ, सही सोचा आपने। दोनों बात कर रहे होते हैं कि दादाजी अभी को आवाज देकर बुला लेते हैं। अभी वहां से जाने लगता है। अभी, अच्छा मैं चलता हूँ, हम कल मिलेंगे। नीति, जी। नीति जाते हुए देखती रहती है। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि अभी भी अब उसके साथ ही पढ़ाने आएगा और उसके साथ वक्त बिताने को मिलेगा। ये सोचकर ही नीति के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही है। अभी दादाजी के साथ घर आ जाता है और घर आकर वो खाना खाकर कमरे में आकर लेट जाता है। यहाँ नीति भी अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। उसका घर 2-3 गली छोड़कर आता है। नीति अपनी ही धुन में चली जा रही होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। उसके हाथ से सामान नीचे गिर जाता है।
वो सामान उठाने लगती है और बिना देखे ही सॉरी बोल देती है। अपनी आंखें सही जगह देखने के लिए इस्तेमाल करोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना आगे तुम्हें ही तकलीफ होगी। इतना कहकर वो टकराने वाली औरत आगे बढ़ जाती है। नीति ये सुनने के बाद उसे पलटकर देखती है, पर उसे वो दिखाई नहीं देती है। नीति सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों कहा। नीति वहां से उठकर अपने घर आ जाती है। उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं। वो अपनी माँ को इस बारे में बताती है। उसकी माँ कहती है, छोड़ना बेटा, होंगी कोई, तुझे बोल दिया होगा, चल आजा खाना खा ले। नीति उसकी बात मान लेती है और अपना ध्यान हटाकर खाना खाने लगती है। यहाँ प्रसा अपने आप से बातें कर रही होती है। आज उसे पहली चेतावनी देकर आई हूँ, अगर वो समझ जाती है तो ये उसके लिए बेहतर होगा, वरना आगे तुम्हें ही तकलीफ होगी। इतना कहकर वो टकराने वाली औरत आगे बढ़ जाती है। नीति ये सुनने के बाद उसे पलटकर देखती है, पर उसे वो दिखाई नहीं देती है। नीति सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों कहा। नीति वहां से उठकर अपने घर आ जाती है। उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं। वो अपनी माँ को इस बारे में बताती है। उसकी माँ कहती है, छोड़ना बेटा, होंगी कोई, तुझे बोल दिया होगा, चल आजा खाना खा ले। नीति उसकी बात मान लेती है और अपना ध्यान हटाकर खाना खाने लगती है। यहाँ प्रसा अपने आप से बातें कर रही होती है। आज उसे पहली चेतावनी देकर आई हूँ, अगर वो समझ जाती है तो ये उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपने और राघव के बीच किसी तीसरे को नहीं देख सकती। जब तक राघव अपना पिछला जन्म याद नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी के सामने नहीं आ सकती। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता करो, ताकि मैं सब कुछ जान सकूं और राघव को पिछला सब कुछ याद दिला सकूं। परसा ये कहते हुए दूर अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। अभी को लेटे लेटे नींद आ जाती है। वह अपने सपने में देखता है कि एक लड़की तितलियों के साथ खेल रही होती है। उसका चेहरा दूसरी ओर रहता है। अभी आज तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था। अभी उस लड़की को पहचान जाता है, क्योंकि ये उसके सपनों में पहले भी आ चुकी है। अभी उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे वो उसकी तरफ जाता है, वो लड़की और दूर होते जाती है। अभी उसकी तरफ और आगे बढ़ता जाता है और आखिर में वो लड़की पहाड़ी के किनारे आ जाती है। अभी घबराकर उसे आवाज देता है, सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने जा रही हो। वो लड़की बिना पीछे मुड़े कहती है, मुझे याद करो राघव, याद करो मुझे, मुझे तुम जानते हो राघव, याद करो। और इतना कहकर वो वहां से छलांग लगा देती है। अभी चीख के साथ उठ जाता है। अभी फिर से वही सपना, पर आज उसने मुझे राघव कहकर पुकारा। आखिर कौन है ये। अगले दिन अभी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है और वहां देखता है कि नीति अभी तक स्कूल नहीं आई होती है। अभिमान सर से अपने क्लास के बारे में पूछकर जाने लगता है कि तभी उसे नीति की आवाज सुनाई देती है। नीति, नीति, गुड मॉर्निंग अभिमान। अभी उसे देखता है। वह मन में सोचता है, ये आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, ये आज ज्यादा तैयार होकर आई है। गुड मॉर्निंग नीति। नीति ने आज अपना नया सूट पहन रखा था और बालों को खुला छोड़ दिया था। सूट में वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। न जाने क्यों आज उसका मन हुआ तैयार होने का, वरना तो मेकअप के नाम से ही दूर भागती है। नीति गुड मॉर्निंग बोलकर अपने क्लास में चली जाती है और अभी भी अपने क्लास के लिए चला जाता है। नीति खुद से, ये आज मुझे क्या हुआ जो इतना बंठन कर चली आई। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ। वर्षा अपना रूप बदल कर स्कूल में आती है। वह एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लेती है और वहाँ हेड मास्टर के पास जाती है। उन्हें कहती है, सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। सर देखिए, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ, पर अगर आपका पढ़ाना सही नहीं लगा तो आपको नौकरी छोड़नी होगी। आप अपने सारे कागज ले आइए और कल से ही आप आ जाना। आपका नाम क्या है। प्रिसा। जी मेरा नाम प्रिसा है। सर ठीक है, आप कल आ जाना। प्रिसा वहाँ से बाहर आ जाती है और जाते जाते एक नजर अभी पर डालती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। ब्रेक में नीति अपना लंच करती और उसे अभी का ध्यान आता है। वो उठकर स्टाफ रूम में जाती है। वहाँ अभी अकेले बैठे रहता है। नीति उसे साथ लंच करने को कहती है। अभी कहता है, मैं साथ लेकर नहीं आया। नीति बाहर जाकर अपना लंच बॉक्स लेकर आती है और अभी को साथ खाने को कहती है। अभी मना कर देता है, पर नीति की जिद के आगे खाने लगता है। अभी स्वाद लेते हुए, वाह बहुत यम्मी है, किसने बनाया है। नीति हंसते हुए, और कौन बनाएगा, मैंने ही बनाया है। अभी तुम्हें खाना बनाना भी आता है। अब तो मैं रोज बिना टिफिन के आऊंगा। नीति
हाँ जरूर। दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं और फिर अपनी क्लास में चले जाते हैं। स्कूल खत्म करके अभी घर न जाकर पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसे उधर जाता देख नीति को अचंभा होता है, पर वो कुछ नहीं कहती और घर के लिए निकल जाती है। अभी पहाड़ी के पास जाकर एक चट्टान के पास बैठ जाता है। उसे पहाड़ की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। वहाँ का शांत वातावरण उसे एक अलग ही सुकून दे रहा होता है। अभी भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं इस जगह से क्यों इतना जुड़ा हुआ हूँ। वो लड़की कौन है और मेरा उससे क्या रिश्ता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी वहीं बैठे बैठे याद करने की कोशिश करता है। दूर ही प्रसा खड़ी होकर उसे देख रही होती है और कहती है, वो लड़की तुम्हारे इतने करीब क्यों आती रहती है? तुम्हें हमारी करीबी याद नहीं आती राघव? वो चाहे लाख कोशिश कर ले, पर मैं तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने दूंगी। अभी देखता है उसे बैठे बैठे काफी टाइम हो गया है। वह वहां से उठकर घर आ जाता है। घर वो देखता है, वहां उसकी माँ और चाची खाना बनाने में जुटे हुए हैं और आज कुछ ज्यादा ही पकवान बन रहे हैं। अभी, माँ कोई आ रहा है क्या? लीला, हाँ बेटा, उसी के लिए तो ये तैयार हो रही है। चल आजा, मुंह हाथ धो ले। अभी, पर माँ आ कौन रहा है, बताओ तो। लीला जी उसे बिना बताए ही चली जाती हैं। अभी वहीं सोचते हुए खड़ा रह जाता है। शाम होते होते सारा काम निपटा कर लीला जी और उनकी देवरानी हॉल में आकर बैठ जाती हैं। लीला, हाँ छोटी, पूरा काम हो गया है ना? चाची जी, हाँ दीदी, आज तो बहुत मेहनत हो गई। सारा खाना बन गया उसकी पसंद का। अभिमान भी वहां आकर बैठ जाता है और दोनों से फिर पूछता है, अभी, माँ बताओ ना, कौन आ रहा है? लीला, अरे तू इंतजार तो कर थोड़ा। तभी बाहर से किसी के चहकने की आवाज आती है। लीला जी और उनकी देवरानी रानू बाहर चली जाती हैं। अभी भी उनके पीछे बाहर चले जाता है। बाहर एक लड़की दादाजी के पैर छूकर उनसे बातें कर रही होती है। वो लड़की दौड़कर लीला जी के गले लग जाती है और उनसे कहती है, लड़की, बड़ी माँ कैसी हो आप? मैंने आपको बहुत मिस किया सच्ची। लीला, हाँ मेरी बच्ची, हमने भी तुझे बहुत याद किया और ये तेरी माँ ने भी। वह लड़की रानू के गले लगती है। रानू की आंखें भर आती हैं। वह उसे लाड़ करने लगती हैं। अभी जो वहाँ अभी तक वहाँ चुपचाप खड़ा होता है, वह लड़की उसके पास आ जाती है और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे कहती है, ओए अंगूर, मुझे नहीं पहचाना? अभी को कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके पास जाकर वह उसके कान पकड़ लेता है और कहता है, अभी, रीति की बच्ची, लंगूर कहीं की, कहाँ थी अब तक तू? रीति, छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। भाई प्लीज छोड़ो ना। अभी उसका कान छोड़कर गले लगा लेता है अपनी माँ की तरफ देखकर। इसीलिए आप नहीं बता रही थी ये लंगूर आ रही थी? लीला जी मुस्कुरा देती हैं। लीला जी अपनी देवरानी से कहती हैं, आज भी दोनों में कितना प्यार है। रीति के हॉस्टल जाने पर मेरा अभी भी अकेला हो गया था। वहाँ शहर में भी बहुत याद करता था इसे और पिताजी ने भी रीति को कम उम्र में हॉस्टल में डलवा दिया। हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है। जब यहाँ से गई थी तब 8 वर्ष की थी हमारी रीति, आज 18 की हो गई। रानू, सही कह रही हैं आप जीजी, हमारी रीति अब बड़ी हो गई और समझदार भी। लीला, चलो बच्चों अंदर चलो अब। और रीति बेटा, हमने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाकर रखी हैं। रीति खुशी से, ये चलो जल्दी से। सभी अंदर आ जाते हैं। अभी अपनी बहन यानी कि चाची की लड़की के आने से खुश हो जाता है। बचपन से ही वो रीति के करीब रहा है। रीति उसकी बहन होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी है। रीति अपने कमरे में जाकर नहाकर फ्रेश हो जाती है और फिर सबके साथ मिलकर खाना खाती है और अपने दोस्तों और हॉस्टल की बातें बताती है। सभी लोग उसके आने से बहुत खुश होते हैं। अभी तो उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर ही खुश हो जाता है। खाना खाकर रीति और अभी छत पर आ जाते हैं। दोनों अक्सर बचपन में यही करते थे। रीति, और भाई कैसा चल रहा है सब कुछ? माँ बता रही थी आप यहीं जॉब पर लग गए हो। अभी, हाँ रीति, मैं यहीं पर स्कूल में जॉब करने लग गया हूँ। उसके दो कारण हैं। रीति, कुछ बात है क्या भाई? अभी, हाँ रीति, ये मैंने माँ को बताया है और अब तुझे बता रहा हूँ। मुझे ना एक लड़की सपनों में दिखती है और वो ना कुछ कहती है ना मैंने उसका चेहरा देखा है। बस वो हर बार पहाड़ी से नीचे कूद जाती है और इस बार जब वो आई सपने में तो उसने मुझे राघव कहकर पुकारा। रीति चौंक कर, क्या आपको भी एक लड़की दिखी सपने में? अभी उसे देखते हुए, आपको भी से मतलब तुझे भी? रीति लंबी सांस लेकर, मुझे भी एक लड़की सपने में दिखती है और वो भी यही करती है जो आपने बताया है। अभी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर दोनों को एक ही सपना कैसे आ सकता है। अभी,
पर उस लड़की से हमारा क्या रिश्ता है? मैं इसी वजह से यहाँ रुका हूँ। रीति, मैं भी इसी के लिए यहाँ आई हूँ, और देखना, हम दोनों जरूर पता करेंगे। अभी, हाँ रीति, चल बहुत रात हो गई है, तू भी सो जा। और दोनों नीचे आकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आखिर तुम भी यहाँ आ ही गई, मेरी प्यारी सहेली रत्ना। और एक जोरदार हंसी के साथ प्रिसा हवा में उड़ने लगती है। अगले दिन रीति देर तक सोई रहती है। इस वजह से अभी उसके कमरे में जाता है। उसे सोता देख वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरकर वापस आ जाता है। बाहर आकर वो लीला जी को आवाज लगाता है, अभिमान, माँ मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। लीला, अरे बेटा सुन, खाने के लिए टिफिन लेता जा। अभी जाते हुए माँ प्रीति के हाथ भेज देना। और वहां से स्कूल के लिए निकल जाता है। अभी अपनी ही धुन में चला जा रहा था, तभी उसे पास में एक शिव मंदिर दिखाई देता है और वो दर्शन करने के लिए वहां बढ़ जाता है। वहां अंदर जाते ही उसके दिमाग में कुछ चित्र अपने आप चलने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि वो यहाँ आ चुका है। उसका सर चकराने लगता है। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और मंदिर को ध्यान से देखने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंख बंद करते ही उसे एक लड़की और एक लड़का मंदिर में भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। वो धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे थे। वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है। अभी, हे भोलेनाथ, ये दोनों कौन थे और मुझे इस तरह क्यों दिखाई दिए जैसे मैं इन्हें जानता हूँ। अभी वहां कुछ देर और बैठा रहता है। फिर उसे याद आता है कि उसे स्कूल भी जाना है। वो झट से खड़ा हो जाता है और स्कूल के रास्ते पर जाने लगता है। रास्ते में एक औरत घूंघट डाले जा रही होती है। एक आदमी उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। धक्के की वजह से वो गिरने वाली होती है कि अभी उसे थाम लेता है। अभी को उस औरत की आंखें दिखाई दे रही होती हैं। उन आंखों में अभी खो जाता है। वो औरत झटके से अभी को दूर कर देती है और वहां से चली जाती है। अभी अपने आप से कहता है, अभी, ये आंखें मैंने पहले देखी हैं, इतने ही करीब से, पर कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ जाता है। प्रसा आगे बढ़कर अपना घूंघट हटाकर कहती है, प्रसा, तुम्हें जल्द ही सब याद आने वाला है मेरे राघव। और मुस्कुराकर वो भी स्कूल के रास्ते चली जाती है। स्कूल पहुंचकर वो वहां नीति से मिलती है और उसे बताती है कि वो यहाँ न्यू है। नीति भी उसे जान पहचान कर लेती है। दोनों जल्दी ही घुल मिल जाती हैं। नीति बार बार बाहर की तरफ देख रही होती है। प्रसा उसे टोक कर पूछती है, प्रसा, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? नीति खोए हुए, हाँ नहीं तो किसी का नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। और अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। प्रसा अपने कागज लेकर हेडमास्टर को देती है, जिन्हें देखकर वो कहते हैं, हेडमास्टर, सारे कागज तो ठीक हैं तुम्हारे, तुम नौकरी कर सकती हो। प्रसा, थैंक यू सर। और वहां से उठकर क्लास के लिए निकल जाती है। अभी भी स्कूल आ जाता है। वो प्रसा से नहीं मिल पाता। स्कूल आकर वो सीधे क्लास की तरफ बढ़ जाता है। सभी अपनी अपनी क्लास में होते हैं। लंच ब्रेक में सभी इकट्ठा होते हैं। अभी प्रसा को देखकर कहता है, अभी, आप न्यू हो, कहाँ से हो आप, और आपका क्या नाम है? नीति, अरे अरे एक साथ इतने सवाल। ये प्रसा है और पास के गांव से है, ये आज ही ज्वाइन हुई है। अभी सोचते हुए, प्रसा, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। प्रसा मुस्कुराते हुए, जरूर सुना होगा, शायद कोई बेहद करीबी होगा। अभी, जी ऐसा तो कोई नहीं। भाई भाई, रीति भागते हुए वहां आ जाती है। अभी की बात बीच में ही रह जाती है। अभी उसके पास जाकर उसके सर पर एक चपत लगाकर कहता है, अभी, इतनी तेजी से आने की क्या जरूरत थी तुझे, आराम से आ जाती ना। रीति हाँफते हुए, भाई लंच के टाइम हो गया था ना, इसलिए, लो ये आपका टिफिन, वरना बड़ी माँ मुझे डांट लगाती आज तो। प्रसा गुस्से से रीति को घूर रही होती है और मन ही मन कहती है, इस जन्म में भी राघव और मेरे बीच में आना है। नीति अभी से, अभिमान ये कौन है? अभी, अरे सॉरी, मैं मिलाना भूल गया, ये मेरी चचेरी बहन है रीति। और रीति, ये दोनों मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ाते हैं। रीति, हाय गैस, अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। और वहां से चली जाती है। प्रसा खुद से, भगवान का करिश्मा तो देखो, तुम्हें राघव की बहन ही बना डाला, और मुस्कुराने लगती है। तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्रसा देखती है कि नीति का ध्यान खाने से ज्यादा अभी पर होता है। उसकी यह हरकत प्रसा को अच्छी नहीं लगती। वो बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है, पर मन ही मन उसे नीति पर गुस्सा आने लगता है। अभी का ध्यान दोनों पर ही नहीं होता। वो चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। खाना खाकर तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अभी प्रसा से पूछता है, अभी, आप अपना गांव छोड़कर यहाँ इतनी दूर रोजाना आना जाना करेंगी? आपको तो घर जाते जाते शाम ही हो जाएगी। प्रसा मुस्कुराते हुए,
हाँ, शाम तो हो जाएगी, पर मुझे जो चाहिए उसके लिए ये तो करना ही होगा ना। अभी आपको क्या चाहिए? वर्षा, इन बच्चों को पढ़ाकर मुझे खुशी मिलेगी और अपनी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अभी हाँ, ये बात तो सही है आपकी। नीति का मन बेकार हो जाता है। अभी सिर्फ पिरसा से ही बात कर रहा था, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो वहां से उठकर चली जाती है। अभी और पिरसा उसकी ये हरकत देखते हैं, पर अभी को लगता है कि उसको कुछ काम होगा, इसलिए वो चली गई। पर प्रसा सब जानती है। वो ये देखकर मुस्कुराने लगती है और अभी से कहती है, प्रसा, आप कभी पहाड़ी पर गए हो? क्या नजारा है वहाँ? सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आप नहीं गए हो तो मैं आपको लेकर चलूंगी। अभी, अरे वहाँ तो मैं गया हूँ। वहाँ सच में सुकून मिलता है। शहर में ये सब कहाँ होता है। और मन में ही उसे वो लड़की याद आ जाती है जो उसके सपनों में आती है। प्रसा अभी को प्यार से नहा रही होती है और मन ही मन कहती है, आज भी कितनी प्यारी बात करते हो तुम राघव, जैसे पहले करते थे। फिर कुछ सोचते हुए अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है। बेशक ये दिल आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, पर तुम्हारा धोखा आज भी याद है मुझे। अभी, अरे कहाँ खो गई आप? चलिए, ब्रेक खत्म हुआ। और अभी वहां से उठकर जाने लगता है। प्रसा भी वहां से उठकर चली जाती है। वाह, कितना सुंदर है ये, सपने से भी सुंदर। आज तो जल्दी से वहां से आ गई, वरना यहाँ नहीं आ पाती। मुझे ना भाई के साथ यहाँ आना चाहिए था और मजा आता। चलो फिर कभी भाई के साथ। आज मैं खुद से ही कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ। ये रीति है जो स्कूल से जल्दी से निकलकर यहाँ आ गई। सपने में वो लड़की यहीं पर ही तो दिखाई दी थी, शायद यहीं से कुछ पता चले। ये कहकर रीति वहां घूमने लगती है और आसपास का नजारा देखने लगती है। आप आ ही गईं, चलिए आपसे मुलाकात हो ही जाए रत्ना। इतना कहकर प्रसा स्कूल से निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है उसकी परछाई, जो कि सिर्फ एक छलावा होता है, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये प्रसा नहीं है। रीति को वहां काफी देर हो जाती है। प्रसा अपने असली रूप में वहां आ जाती है। वो पीछे से खड़े होकर रीति पर नजर बनाए रखती है। रीति का चेहरा सामने की ओर रहता है। वहां अचानक उसके सामने प्रसा आ जाती है। ये देखकर रीति थोड़ा डर जाती है। उसके गले से आवाज नहीं निकलती। वो हिम्मत करके पूछती है, रीति, कौन कौन हो तुम? प्रसा बिना कुछ कहे रीति के सामने खड़ी रहती है और कहती है, प्रसा, मैं वही हूँ जिससे तुमने उसका प्यार छीन लिया, दोस्ती की आड़ में मुझे धोखा दिया। ये कहते हुए प्रसा की आंखें लाल हो जाती हैं। इधर रीति को कुछ समझ नहीं आता। रीति, कौन सा धोखा, क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, और मैं क्यों तुम्हारा प्यार छीनूंगी भला? और तुम वही हो ना जो मेरे सपनों में आती हो। प्रसा जोर जोर से हंसने लगती है और पास जाकर रीति का गला पकड़ लेती है। तुम मुझे नहीं जानती, तुम मुझे भूल गई, पर मैं नहीं भूली हूँ तुम्हें रत्ना। और याद रखना, अपना बदला मैं लेकर रहूंगी। रीति कराहते हुए, छोड़ो मुझे आ। एक तेज झटके से प्रसा रीति को छोड़ देती है। रीति जोर से खांसने लगती है। वो ऊपर सर उठाकर देखती है तो वहां प्रसा नहीं होती। रीति ये देखकर और डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो वहां से तेजी से भागते हुए निकल जाती है। वहीं पीछे खड़ी प्रसा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ जाती है। स्कूल खत्म होते ही अभी घर जाने लगता है। वो देखता है कि प्रसा अभी भी क्लास में है। वो उसके पास जाकर कहता है, अभी, प्रसा आप भी घर के लिए निकल जाओ, वरना शाम हो जाएगी जाते जाते। प्रसा, हाँ बस निकलने ही वाली हूँ। अभी वहां से निकलता है। वो घर की ओर बढ़ ही रहा होता है कि उसे भागती हुई रीति नजर आती है। वो दौड़कर उसके पास आ जाता है। अभी घबरा कर, क्या हुआ रीति, तू ऐसे भागकर कहाँ से आ रही है? किसी ने कुछ किया क्या? बोल, क्या हुआ है? रीति हाँफते हुए, भाई वो। अभी, वो क्या? रीति, भाई वो मैं वहां गई थी पहाड़ी पर। अभी चौंक कर, तू वहां क्यों गई अकेले? मुझे क्यों नहीं बताया क्या हुआ वहां? रुक, पहले इधर आ, बैठ जा। और उसे पास के ओटले पर बैठाता है। रीति वहां बैठकर गहरी सांस लेती है। अभी भी उसके पास बैठ जाता है। रीति बताना शुरू करती है, रीति, जब मैं वहां गई तो वहां का नजारा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं घूमने लगी। फिर उसके बाद मेरे सामने वो आ गई। अभी, कौन? रीति, वही लड़की जो हम दोनों के सपनों में दिखती है। वो मेरे बहुत करीब थी भाई। उसने मुझे कहा कि मैंने उसके प्यार को छीना है, वो मुझसे बदला लेगी। और उसने, अभी डर कर, उसने क्या किया? रीति अपना गला दिखाते हुए, ये किया उसने। उसने मेरा गला पकड़ लिया था। अभी देखता है कि रीति के गले पर हाथों के लाल निशान आ गए थे। ये देख अभी को बहुत बुरा लगता है। अभी गुस्से से, उसकी इतनी हिम्मत,
वो कौन है? ये क्यों कर रही है ये सब कुछ हमारे साथ? आज तो उसने तुम्हारे ऊपर हमला भी किया। रीति, भाई वो मुझे रत्ना कहकर पुकार रही थी। अभी हैरानी से देखते हुए, क्या रत्ना? पर वो तुम्हें रत्ना क्यों बोल रही थी? क्या रिश्ता हो सकता है हमारा उससे? रीति, पता नहीं भाई, पर वो मुझे देखकर बहुत गुस्से में थी। अभी भी हम दोनों मिलकर पता करेंगे। अभी घर चलते हैं। और सुन, अपने स्कार्फ से ढक ले। घर पर किसी ने देख लिया तो सब परेशान होंगे। आगे क्या करना है घर पर सोचेंगे हम दोनों। रीति, हाँ भाई चलो चलते हैं, शाम होने वाली है। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर प्रसा की परछाई जो वो स्कूल में छोड़कर आई थी, वो भी पहाड़ी पर आकर रुक जाती है। प्रसा अपनी परछाई को देखकर अपने में समाहित कर लेती है। प्रसा अपने आप से, अब बस कुछ समय और, फिर तुम दोनों को सब कुछ याद आ जाएगा, ये कहकर वो जोरों से हंसने लगती है। दोनों घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी रीति को लेकर परेशान हो जाता है। वो रीति को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता है। वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। उसे नींद आ जाती है। इधर नीति अपना मूड खराब करके बैठी होती है। उसने अभी को प्रसा के पास जाते हुए देख लिया था। तभी वो वहां से बिना अभी से मिले निकल जाती है। नीति अपनी सोच में ही रहती है कि उसकी माँ उसको आवाज लगाकर बुलाती है। नीति नीचे जाकर पूछती है, क्या हुआ माँ, आपने बुलाया है? माँ, हाँ बेटा सुन तो, वहाँ श्याम भैया के यहाँ से भाभी जी से दही ले आ। नीति, वही ना जिनके घर पर अभिमान मुझे ले गया था? माँ, हाँ वहीं से, जल्दी कर, फिर अंधेरा होने को है। दही ले आ, तेरे पापा का कड़ी खाने का बड़ा मन है। मैंने उन्हें सुबह ही कह दिया था। नीति अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और अभी के घर के लिए निकल जाती है। उसका घर 2 गली छोड़कर ही था। नीति वहां पहुंचकर आवाज लगाती है, नीति, काकी काकी कोई है? अंदर से लीला जी आती हैं और नीति को देखकर कहती हैं, अरे बेटा तुम आओ, माँ ने भेजा है ना, सुबह ही वो मुझे दही का कहकर गई थी, रुको मैं लाती हूँ। इतना कहकर वो अंदर से एक बर्तन में दही ले आती हैं और नीति से कहती हैं, लीला सुनो बेटा, कल अभी स्कूल नहीं आएगा, तुम वहाँ बता देना। नीति, क्या हुआ काकी, अभी ठीक है? लीला, हाँ बेटा वो ठीक है, कल हमारे कुल गुरु आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। नीति, ठीक है काकी मैं कह दूंगी, और वहां से निकल जाती है। अगले दिन सुबह अभी लेट उठता है। उठकर वह नीचे जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ नाश्ता लगा दो, मैं नाश्ता कर स्कूल चला जाऊंगा। लीला जी, अरे आज तुझे कहीं नहीं जाना है, आज हमारे कुल गुरु अपने घर आने वाले हैं, इसलिए सबका घर पर होना जरूरी है। अभिमान, पर माँ मैंने तो स्कूल में ये बताया ही नहीं, अब मुझे वहाँ बताने जाना पड़ेगा। लीला जी हंसते हुए, अरे बह तो मैंने कल ही बता दिया था, जब नीति बिटिया अपने घर आई थी तभी मैंने उसे कह दिया था कि तू कल स्कूल नहीं आ पाएगा, इसलिए स्कूल में बता दे। तू फिक्र मत कर और जा नहा कर आ जा। अभी मुस्कुराते हुए, अरे वाह माँ, कमाल है आप। इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में नहाने के लिए चला जाता है। रीति भी जब सोकर उठती है तो उसे अपने गले पर दर्द महसूस होता है। उसे कल की घटना याद आ जाती है। वह उठकर उस लाल निशान पर क्रीम लगा लेती है और गले में स्कार्फ डालकर नीचे आ जाती है। नीचे वह देखती है कि उसकी माँ और बड़ी माँ दोनों साफ सफाई में लगे होते हैं। वह जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए पूछती है, रीति, माँ आज कोई आने वाला है क्या घर पर? रानू, हाँ रीति, आज हमारे कुलगुरु आने वाले हैं, अभी तो गया है नहाने, तुम भी जल्दी से नहा लो, फिर तुम दोनों का नाश्ता लगा देंगे हम, ये साफ सफाई करके, ठीक है? चलो जल्दी से जाओ। रीति, ठीक है माँ मैं अभी आती हूँ जल्दी से नहाकर। इतना कह ही रही थी कि अपने कमरे में वापस चली जाती है। आज नीति समय से पहले ही स्कूल आ गई थी। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। कल वह अभी से बिना मिले चली गई थी और आज भी वह स्कूल नहीं आएगा, ये सोचकर उसे बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं वह अभिमान को पसंद करने लगी थी और ये बात खुद भी नहीं जानती थी और न स्वीकार कर पा रही थी। नीति अकेले बैठी हुई होती है। तभी वहां पर प्रसा भी आ जाती है और उसके पास जाकर कहती है, प्रसा, अरे नीति तुम अकेले बैठी हो, आज अभिमान नहीं आया क्या स्कूल के लिए? नीति पूछे मन से, नहीं, उसके घर कोई गुरुजी आने वाले हैं, इसलिए वह आज नहीं आएगा। ये सुनकर प्रसा मुस्कुराने लगती है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वह वहां से चली जाती है। गांव की सड़क पर एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही होती है। उसमें 2 आदमी पीछे बैठे होते हैं और एक आदमी जिसकी वेशभूषा लगभग साधुओं जैसी होती है। उनके चेहरे पर एक तेज होता है जिससे ये साफ दिखाई देता है कि वह जाने माने कोई गुरु हैं।
वह आगे बैठे हुए होते हैं। यही लीला जी के कुलगुरु भीष्म होते हैं, जो कि बहुत ही जाने माने और प्रभावशाली माने जाते हैं। वह सिर्फ चेहरा पढ़कर ही किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वह आज लीला जी के घर जाने के लिए बेहद उत्सुक और खुश दिखाई दे रहे हैं। अभिमान के पैदा होने पर सबसे पहले उसके पुनर्जन्म के बारे में लीला जी को इन्हीं ने उन्हें बताया था, और आज वह इतने सालों के बाद फिर उनके यहाँ पधार रहे हैं। वह गाड़ी अभिमान के दादाजी के घर के आगे रुकती है। लगभग सारा परिवार गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। लीला जी और रानू दोनों उनका स्वागत करने के लिए आरती की थाली और फूल लेकर बाहर आ जाती हैं। रीति और अभिमान, जो कि नहाकर अभी अभी नीचे आ ही रहे होते हैं, वह भी बाहर आ जाते हैं। लीला जी भीष्मा जी की आरती उतारती हैं और उनका स्वागत करती हैं, पर भीष्मा जी की नजर सिर्फ अभिमान के चेहरे पर होती है। उसे देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। अभी को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता और बदले में वह भी मुस्कुरा देता है। सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। सभी लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। लीला जी अभी और रीति को भी इशारा करती हैं। वह दोनों भी उनके पैर छूते हैं। वह बदले में उन्हें कहते हैं, भीष्मा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और अब तुम्हारी उलझन सुलझाने का वक्त आ चुका है। जल्दी ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनकी ये बातें सुनकर अभी और रीति दोनों चौंक जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। वह आशीर्वाद लेकर पीछे हट जाते हैं। ये बात अभिमान ने सुनी तो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये सब कैसे जानते हैं। अगर ये सब जानते हैं तो क्या सच्चाई है और क्या उलझन है। लीला जी और रानू गुरुजी के उनके साथी के लिए भोजन का इंतजाम करने लगते हैं। भीष्मा जी वहीं बैठकर अभी के दादाजी से बातचीत कर रहे होते हैं और अभी के चाचा श्याम भी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर में लीला जी और रानू खाना लगा देती हैं और भीष्मा जी और उनके साथी बैठकर खाना खाते हैं। सभी परिवार उन्हें अच्छे से खाना खिलाते हैं और उनका बहुत आदर करते हैं। अभिमान के दादाजी भीष्मा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। उनकी कई हर बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। खाना खाने के बाद भीष्मा जी अभिमान के दादाजी से कहते हैं, भीष्मा, अरे मदन, जरा बच्चों से कहो तो मुझे गांव की सैर करा लाएं। थोड़ा टहलना चाहता हूं मैं। दादाजी, हाँ गुरुजी, मैं अभी भेजता हूँ। अभी रीति बेटा इधर आओ, गुरुजी को जरा गांव की सैर करा लाओ दोनों मिलकर। दोनों अपने गर्दन हाँ में हिला देते हैं और भीष्मा जी के पीछे जाने लगते हैं। आगे भीष्मा जी मुस्कुरा रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने पर भीष्मा जी कहते हैं, भीष्मा, मैं जानता हूँ तुम दोनों के मन में अभी कई सवाल चल रहे हैं और ये बातें तुम लोगों को घर वालों के सामने नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें उन सब से दूर यहाँ लेकर आया हूँ। अब मेरी बात दोनों ध्यान से सुनना और समझना। तुम जिस सच्चाई को पता लगाना चाहते हो, वह सच्चाई तुम दोनों के पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। अभिमान और रीति ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अभिमान, पिछला जन्म? भीष्मा, हाँ, पिछला जन्म, तुम दोनों का पिछला जन्म। ये सब कुछ घटनाएं तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं और ये तुम्हारा दोनों का पुनर्जन्म है। अभिमान, तो क्या हम दोनों उस लड़की को जानते हैं? भीष्मा, हाँ, तुम दोनों उस लड़की को जानते हो। वह लड़की तुम दोनों की बहुत करीबी थी। मैं तुम दोनों को ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में खुद ही याद करना होगा। अभिमान, रीति एक साथ, पर कैसे? हमको तो कुछ भी याद नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ कुछ परछाई जरूर उभरती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वह क्या है और कौन है। भीष्मा, जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग याद करना चाहते हो, पर तुम याद नहीं कर पा रहे। इसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अभी क्या? भीष्मा, तुम दोनों को उसी पहाड़ी पर एक साथ जाना होगा और उस लड़की यानी कि प्रसा को दिल से पुकारना होगा। जब तुम उसे पुकारोगे तो तुम्हें पहले सारी बातें याद आ जाएंगी। वह सब कुछ याद आ जाएगा जो पिछले जन्म में तुम लोगों के साथ हुआ था, और साथ ही वह लड़की भी तुम दोनों को दिखाई देगी जो तुम्हारे सपनों में आती है, और उस लड़की का नाम प्रसा है। अभी, प्रसा, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। अरे, ये नाम की लड़की तो हमारे स्कूल में भी है। भीष्मा मुस्कुराते हुए, तुम अभी भी नहीं समझे। जो लड़की तुम्हारे स्कूल में आई थी वह परसा थी, पर वह रूप बदल कर आई थी। अपने असली रूप में नहीं आएगी। अगर असली रूप में आई होती तो शायद तुम जरूर उसे याद कर पाते। अभिमान ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब क्या है? ये पुनर्जन्म, ये परसा, ये सपना, वह पहाड़ी, सब कुछ
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब सोच सोच कर ही सर फटा जा रहा है। भीष्मा, अब तुम्हें कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने तुम दोनों को कहा है, तुम दोनों ठीक वैसा ही करो। फिर सारी सच्चाई तुम लोगों के सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम दोनों सोच समझ कर ही निर्णय लेना, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उस सच्चाई का कैसे सामना करोगे, ये तुम दोनों के ऊपर निर्भर करता है और तुम्हारे आने वाले कल पर भी। चलो अब हम घर की ओर चलते हैं और तुम लोग कल ही वहां जाओगे, अभी और रीति एक साथ। ठीक है गुरुजी। और तीनों वापस लौटकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी सबको आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं और जाते जाते अभिमान और रीति को कहते हैं, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। दोनों की सूनी आंखों में नींद कोसों दूर रहती है। दोनों ही बेचैन होकर करवट बदलते रहते हैं। रीति और अभिमान दोनों को अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार रहता है। वह जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे और जानना चाहते थे वह सच्चाई कि आखिर क्या रिश्ता है उन लोगों का। इसी तरह करवट बदलते बदलते दोनों की आंख लग जाती है और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन 10 बजे भी अभी बाहर नहीं आता है तो लीला जी कमरे में जाकर उसे आवाज देती हैं। लीला, अभी 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो जल्दी से, आज क्या हो गया दोनों को। रीति भी नहीं उठी। उठो और उसको भी उठा कर आती हूँ। ये सुनते ही अभी झटके से उठकर बैठ जाता है और कहता है, अभी, हे भगवान, 10 बज गए, आज मैं इतनी देर कैसे सो लिया। और जल्दी से उठ जाता है और नहाने चला जाता है। इधर लीला रीति के कमरे में जाकर उसे भी उठाती हैं और उसे उठाकर वापस अपने काम में लग जाती हैं। अभी जल्दी से नहाकर नीचे आता है और उसे आवाज लगाता है, अभी, रीति क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ। रीति भागते हुए, हाँ भाई आ गई। नीचे आकर रीति अभी को कहती है, रीति चलें। अभी, हाँ। और दोनों निकल जाते हैं। डर दोनों के मन में रहता है। दोनों चुपचाप चल रहे होते हैं। रास्ते में जब दोनों को शिव मंदिर दिखाई देता है तो अभिमान उसे इशारा करता है। रीति भी सर हिलाकर हाँ कर देती है। दोनों दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मंदिर में दोनों दर्शन करने चले जाते हैं। दर्शन करके जब दोनों बाहर आते हैं और सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, तभी अभिमान के कानों में आवाज पड़ती है, आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे और उसको इंतजार था। आज तुम दोनों सच जान ही लोगे। रीति और अभी दोनों इधर उधर देखते हैं। वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो अभिमान को पहले भी मिल चुका होता है। अभिमान मुस्कुरा देता है, उस बूढ़े के पास जाता है और उनके पैर छूता है और कहता है, अभी, हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, आखिर वह दिन आएगा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। रीति की तरफ देखकर, चलें अब हम हमारी मंजिल की ओर। रीति जाने के लिए खड़ी हो जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वर्षा सुबह से ही बेचैनी से इधर उधर घूम रही होती है। आज उसे सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी। वर्षा घूमते हुए, हे भोलेनाथ, ये सुबह से मुझे क्या हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वर्षा खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी उसे दूर से आते हुए अभिमान और रीति दिखाई देती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह वहां से गायब हो जाती है। अभिमान और रीति भी उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। रीति अभिमान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अभी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। दोनों वहां किनारे पर पहुंचकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान को याद करके वह दोनों एक साथ जोर से आवाज लगाते हैं, प्रिसा कहाँ हो तुम, हम तुमसे मिलने आए हैं, प्लीज सामने आओ। प्रिसा, प्रिसा प्लीज आओ ना सामने। दोनों की आवाज में प्यार के साथ साथ दर्द भी होता है। वह दोनों लगातार प्रसा को आवाज लगा रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर प्रसा उनकी ओर खिंची चली जाती है और उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उन दोनों की आंखें अभी बंद होती हैं। प्रसा के सामने आते ही उनकी बंद आंखों के सामने चलचित्र की तरह सब कुछ चलने लगता है। उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। उनका पिछला जन्म, अभी को सब कुछ याद आने लगता है। अभी को दिखाई देता है प्रसा का उससे पहली बार मिलना, उससे दोस्ती, उनकी दोस्ती का प्यार में बदलना, उनका घूमना, मंदिर में दर्शन करने जाना, प्रसा की जिंदगी के बारे में जानना कि प्रसा इस दुनिया में अकेली है और कैसे वो उसका सहारा बनता है। प्रसा जब 15 साल की होती है तब उसकी दादी भी इस दुनिया से चली जाती हैं। एक बही थी जो बचपन से लेकर 15 साल तक उसका ध्यान रखती थी और उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे जोड़कर रखे थे। उसके बाद घरों में काम करके प्रसा ने अपने आप को बड़ा किया था। दोनों कितने खुश रहते थे। ये देखते देखते ही अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर रीति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। वह देखती है कैसे वो बचपन में प्रसा से मिली थी
और उस नटखट चंचल मासूम लड़की से कैसे उसने दोस्ती की थी और कैसे दोनों साथ खेलती थीं और साथ खेलते खेलते दोनों बड़ी होती हैं। वह बचपन से जानती थीं कि प्रसा इस दुनिया में अकेली है और इसीलिए वह हमेशा उसके साथ रहती थी। दोनों बचपन की दोस्त रहती हैं। स्कूल से लेकर खेलने, खाने पीने, घूमने, हर चीज में दोनों हमेशा साथ होती हैं। वर्षा रत्ना के यहाँ पर ही छोटा मोटा काम करती थी। रत्ना की माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए वह उसका ध्यान भी रखती थी और उसे ज्यादा काम नहीं करवाती थी। पहली बार राघव के बारे में जब वो रत्ना को बताती है तो रत्ना बहुत खुश हो जाती है। वर्षा की बात सुनकर रत्ना खुशी से झूम उठती है और उससे कहती है, ये राघव कहाँ रहता है, कौन है, इसके परिवार में कौन कौन है, क्या करता है, मुझे सब बताना। वर्षा खुश होते हुए, अरे रुक तो, सब बताती हूँ, सब बताती हूँ मैं तुझे राघव के बारे में। राघव इसी गांव में रहता है, वह जो शिव मंदिर है ना, उसके पास ही है और वह अपनी माँ के साथ रहता है और अभी तो खेत में मजदूरी करता है। बाकी उसका सपना कुछ और बड़ा करने का है। रत्ना हंसते हुए, कब मिलवा रही है मेरे होने वाले जीजा जी से? फिर शर्माते हुए, तू बता कब मिलवाऊं तुझे? रत्ना, आज शाम को ही मिलते हैं पहाड़ी पर। परसा, चल ठीक है, मैं उन्हें वहां पर मिलने के लिए बुला लूंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां वापस अपने काम में जुट जाती हैं। शाम को राघव पहाड़ी पर दोनों से मिलने आता है। रत्ना ने राघव को कई दफा पहले देखा था, पर वह जानती नहीं थी कि यही राघव है। वर्षा रत्ना को राघव से मिलवाती है और राघव को भी रत्ना के बारे में बताती है कि ये उसकी एकमात्र वह इकलौती पक्की सहेली है। राघव भी खुशी खुशी रत्ना से मिलता है। दोनों के बीच कुछ औपचारिक बातें होती हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सहेलियां वापस आ जाती हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और प्रसा और राघव का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगते हैं और सपने देखने लगते हैं। अब तो गांव में भी दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी थी। राघव प्रसा को अपनी माँ से भी मिलवा देता है। प्रसा तो अपने मन ही मन एक राघव और अपना एक सुखी घर देखने लगती है। उसके मन में उसने कई सपने संजो लिए थे। वह जल्द से जल्द राघव से शादी करना चाहती थी ताकि वह भी एक खुशहाल जिंदगी जी सके, पर शायद उसकी किस्मत में ये सब नहीं था। एक दिन शाम को जब प्रसा राघव से मिलने के लिए पहाड़ी पर जा रही होती है, तब वहां देखती है कि राघव पहले से ही वहां पर मौजूद है और रत्ना भी वहीं पर मौजूद है। वह उन दोनों को ऐसे देखकर चौंक जाती है। वह सोचने लगती है कि राघव और रत्ना दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। वह आगे जाने को होती है कि रत्ना की बातें उसके कानों में पड़ती है। रत्ना जो वहीं खड़ी राघव से कुछ कह रही होती है। रत्ना राघव से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, ये दिल तुम्हारे ही बारे में सोचता है। इस दिल को तुम्हारे बिना बिल्कुल चैन नहीं है। मेरी जिंदगी में आकर मुझे वह खुशी दे दो जो खुशी मैं तुम्हारे साथ चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वर्षा जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही होती है, ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सहेली उसके साथ ये सब करेगी। वह राघव का जवाब सुनने के लिए वहीं खड़ी रहती है। राघव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही प्रसा का दिल छलनी हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव उसे इतना बड़ा धोखा देगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। ये धोखा प्रसा से बर्दाश्त नहीं होता और वो आगे बढ़कर दोनों के पास जाती है। उन दोनों को बिना कुछ कहे अपनी भरी आंखों से मुस्कुराकर देखती है और कहती है, प्रसा, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। प्रसा की बात सुनकर वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही प्रसा दौड़ते हुए पहाड़ी से छलांग लगा देती है। राघव और रत्ना दोनों उसके पीछे दौड़कर जाते हैं। राघव रोते हुए प्रसा को आवाज लगाता है। राघव रोते हुए, प्रसा प्रसा, ये तुमने क्या किया? ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगता है। पीछे खड़ी रत्ना भी रो रही होती है। आज उन दोनों ने प्रसा को खो दिया था। ये सब कुछ देख रही रीति की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। ये थी रीति रत्ना की तरफ की कहानी। अभी राघव अभिमान के हिस्से की कहानी बाकी है। अभिमान अपनी बंद आंखों से प्रसा और खुद को देख रहा होता है। प्रसा से उसकी मुलाकातें, दोस्ती, प्यार, सब कुछ जो लम्हे उसने प्रसा के साथ बिताए थे। प्रसा से उसकी मुलाकात वही गांव के मंदिर में होती है। वहीं उन दोनों की दोस्ती भी होती है। उसके बाद दोनों अक्सर मंदिर में मिल लेते थे और देखते देखते दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। राघव को जब मालूम पड़ता है कि प्रसा का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और उसके मन में प्रसा के लिए प्यार और बढ़ जाता है। और इसी तरह वो एक दिन अपने प्यार का इजहार प्रसा से करता है। प्रसा तो खुशी के मारे उछल पड़ती है।
अपनी खुशी को जाहिर करते हुए वह कहती है। वर्षा खुशी से, राघव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। वर्षा की बात सुनकर राघव उसे उठाकर घूमने लगता है और खुशी से जोरों से चिल्लाने लगता है, आई लव यू वर्षा। वर्षा उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है। राघव उसे नीचे उतारता है। वर्षा राघव से कहती है, वर्षा मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओगे? राघव उससे कहता है, राघव हाँ जल्द ही माँ से मिलवा दूंगा। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता जाता है। एक दिन मौका पाकर राघव अपनी माँ से प्रसा को मिलवा देता है और माँ को भी प्रसा बहुत पसंद आती है। प्रसा के जाने के बाद वो राघव के कान खींचकर कहती हैं, माँ रघु कब उसे मेरी बहू बना रहा है? राघव माँ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, और मुस्कुराकर कहता है, जल्द ही प्रसा इस घर की बहू बनकर आएगी। इसी तरह एक दिन जब प्रसा राघव को पहाड़ी पर बुलाती है और वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ रत्ना से करवाती है। रत्ना से मिलकर राघव को बहुत अच्छा लगता है। उसे जानकर अच्छा लगता है कि प्रसा का दुनिया में उसके अलावा भी एक सच्चा दोस्त है। एक शाम जब राघव अपने घर लौट रहा होता है तो देखता है कि रत्ना उसकी माँ का हाथ पकड़कर घर ला रही होती है। वह दौड़कर उनके पास जाता है और घबराकर पूछता है। राघव घबराकर, माँ क्या हुआ है, आप ठीक हो? रत्ना, ये मंदिर के पास चक्कर की वजह से बेहोश हो गई थी। रत्ना की बात सुनकर राघव का ध्यान उसकी ओर जाता है और वह उसे आभार जताते हुए कहता है, राघव तुम्हारा बहुत धन्यवाद, आज तुमने माँ की मदद की। रत्ना, अरे कैसी बात कर रहे हैं, काकी को मैं जानती हूँ, रोज मंदिर में मिलती हैं मुझे, इसलिए मैं इन्हें ले आई। अब यही बात करोगे या अंदर चलोगे? उसकी माँ से राघव को ध्यान आता है और वह भी माँ को पकड़कर अंदर लाकर बिस्तर पर लिटा देता है। रत्ना जाने लगती है। राघव एक बार फिर उसे कहता है, राघव तुम्हारा बहुत शुक्रिया रत्ना। रत्ना, भाई अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपकी ये बहन रूठ जाएगी, और मुस्कुराने लगती है। उसके मुंह से भाई सुनकर हैरान होकर राघव उसकी ओर देखता है। रत्ना, आप यही सोच रहे हैं ना, मैंने आपको भाई कहा, सच तो ये है कि मेरा कोई भाई नहीं है। हमेशा मुझे एक भाई की कमी खलती थी। उस दिन आपको देखकर पहली बार यही आई दिमाग में कि काश आप मेरे भाई होते, और आज जब मुलाकात हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। राघव मुस्कुराकर कहता है, राघव अरे वाह, आज मुझे एक बहन मिल गई। उसकी बात सुनकर रत्ना उसकी तरफ देखती है। राघव मुस्कुराकर हाँ कहता है। रत्ना खुश हो जाती है और वहीं बिस्तर पर ही लेटी हुई उसकी माँ भी मुस्कुरा देती है। रत्ना जाते हुए कहती है, मैं आकर मिलती रहूंगी, भाई आप ध्यान रखना काकी का। राघव ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है और वह वहां से चली जाती है। अक्सर रत्ना राघव के घर पर दोनों से मिलने चली जाया करती थी। इस बात की खबर प्रसा को नहीं थी। रत्ना उसे बताना चाहती थी, लेकिन एक शुभ अवसर पर उसने सोचा था कि आने वाली शिवरात्रि को वह बताएगी। फिर एक शाम वो राघव को कहती है कि जरूरी बात बतानी है। ये कहकर पहाड़ी पर आने का कहती है और वो प्रिसा से बिना कुछ कहे पहाड़ी की ओर चल देती है और वहां राघव का इंतजार करती है। राघव थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है। उसे आता देखकर रत्ना खुश हो जाती है और उसे कहती है, भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर राघव खुश हो जाता है और कहता है, राघव अरे बहना बताओ कौन है वो? रत्ना मुस्कुराते हुए, पहले आप बताओ, मैं दिल की बात कैसे कहूँ उसे, मैंने कुछ सोच कर रखा है, मैं बोलकर बताती हूँ, आप जवाब में बताना ठीक है। इतना कहकर वो उसे कहने लगती है। यहाँ पर वही बातें होती हैं जो रत्ना राघव से कहती है। रत्ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है ये दिल तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। इस दिल को तुम्हारे बिना बिल्कुल चैन नहीं है। मेरी जिंदगी में आकर मुझे वह खुशी दे दो जो खुशी मैं तुम्हारे साथ चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राघव मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। वह दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे खड़ी प्रसा अपने मन में गलत समझ लेती है। वह दोनों इस बात से अनजान होते हैं। अभिमान और रीति दोनों एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं। उन दोनों की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वह दोनों देखते हैं कि सामने प्रसा खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह एक टक बस दोनों को देख रही होती है, जैसे उनके सवाल कह रही हो, आखिर ऐसा क्यों किया? लेकिन इसका जवाब तो वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि प्रसा ने उन्हें गलत समझकर एक गलत फैसला लिया, जिसकी वजह से आज ही वो एक आत्मा की तरह भटक रही है। रीति बोलना चालू करती है,
तुझे अपनी सहेली पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था? एक बार मुझसे पूछती तो सही। बिना कुछ जाने ही तूने ये सब कर दिया। क्यों? क्या हमारी दोस्ती में विश्वास नाम की चीज नहीं थी? प्रसा गुस्से से, कैसा विश्वास? कौन सा विश्वास? तुम दोनों ने मेरे विश्वास को छलनी कर दिया है। और तुम बात कर रही हो कि मैं तुम पर विश्वास करती। इतनी देर से जो अभी चुप खड़ा था, वह प्रसा से कहता है, अभी नम आंखों से, क्या तुम्हें अपने राघव पर भी भरोसा नहीं था? मुझे जवाब दो प्रसा। प्रसा राघव पर एक तीखी नजर डालकर कहती है, प्रसा, तुम पर तो बहुत भरोसा किया था मैंने, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? रत्ना के साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। अब मैं तुम दोनों से बस जवाब चाहती हूँ कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? अभिमान? धोखा? कौन सा धोखा? किस धोखे की बात कर रही हो तुम? मैंने और रत्ना ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। प्रसा, अच्छा, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तो फिर उस दिन पहाड़ी पर ये तुमसे प्यार भरी बातें क्यों कर रही थी? क्यों वह तुमसे शादी की पूछ रही थी और तुमने भी उसे हाँ में जवाब दिया? वह सब क्या था? क्यों तुम लोग पहाड़ी पर मिलने आए थे और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था? बताओ मुझे। वर्षा गुस्से से चीखने लगती है। लीला का मन अजीब से डर से घबरा रहा होता है। उसे सुबह से बेचैनी हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ तो होने वाला है। वह अभिमान और रीति के बारे में सोचती है, जो कि अभी तक घर नहीं आए होते हैं। वह अपनी देवरानी रानू से कहती है, लीला सुन छोटी, ये दोनों बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे अजीब लग रहा है, कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है ना? वह दोनों ठीक तो होंगे ना? रानू, पता नहीं जीजी, वह दोनों कहाँ गए? चिंता तो मुझे भी हो रही है। चलो हम यहाँ आसपास देख कर आते हैं। लीला उसकी बात मानकर उसके साथ बाहर निकल जाती है। लीला और रानू आसपास के लोगों से पूछती हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है? लीला रानू से कहती है, छोटी, एक बार हम नीति से भी पूछ लेते हैं, क्या पता उसे पता हो कि वह दोनों कहाँ गए हैं। रानू अपना सर हिला देती है। दोनों नीति के घर पहुंच जाती हैं। वहां नीति अपनी माँ के साथ बैठी होती है। उन दोनों को आता देख वह खड़ी होकर उनसे पूछती है, नीति, क्या हुआ काकी? आप दोनों आज ऐसे आए, कुछ हुआ है क्या? लीला बेचैन होकर, हाँ बेटा, अभी और रीति कब से घर से गए हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हें कुछ पता है क्या? वह दोनों कहाँ गए हैं? नीति हैरान होकर, क्या वह दोनों घर पर नहीं आए? ऐसे कैसे? वह कहाँ गए, बताकर नहीं गए क्या? लीला, नहीं बेटा। नीति, मैं भी आप लोगों के साथ उन्हें ढूंढने चलती हूँ। इतना कहकर नीति अपनी माँ से पूछकर उन दोनों के साथ निकल जाती है। अभी तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। वो रत्ना मुझे भाई कहती थी। उसने मुझे अपना भाई माना था। अक्सर माँ से मिलने और मुझसे मिलने घर आया करती थी। परसा हंसते हुए, ये तुम्हारी बहन बन गए और मुझे पता भी नहीं चला। और क्या एक बहन अपने भाई से इस तरह से शादी के लिए प्रस्ताव रखती है? वर्षा की आंखों में गुस्से के साथ साथ नफरत के भाव भी रहते हैं, जिसे देखकर एक पल के लिए रीति भी डर जाती है। वो कहती है, रीति, मैं तुम्हें बताना चाहती थी और बताने भी वाली थी। बस एक अच्छे अवसर पर बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा कोई भाई है। ये बात तो तुम भी जानती हो ना, एक भाई के लिए कितना तड़पती थी मैं। और उस दिन पहाड़ी पर मैंने भाई से जो कुछ भी कहा, वह भाई के लिए नहीं था, बल्कि वह किसी और के लिए था। उसकी बात सुनकर प्रसा चौंक जाती है। प्रसा रीति से सवाल करती है, प्रसा, कौन था वो? रीति, तुम्हें याद है, शिव मंदिर के पास ही एक लड़का रहा करता था, जो चुपके चुपके हम दोनों को देखता था और तुम मुझे चिढ़ाती कि वह मेरा दीवाना है। प्रसा को याद आने लगता है कि हाँ, एक लड़का था। प्रसा जवाब नहीं देती। इसका जवाब सुने बिना रीति आगे कहती है, उसे रोज देखते देखते कहीं ना कहीं मन ही मन में मैं उसे चाहने लगी थी। मैं चाहती थी कि पहले वह अपने दिल की बात कहे, पर मेरा प्यार इसके लिए इस कदर बढ़ गया था कि मैं उसके बोलने का भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैं खुद उसे अपने मन की बात कहना चाहती थी। इसलिए मैंने राघव भैया से पूछा कि मैं उसे किस तरह अपने दिल की बात कहूँ, और उन्हें कहकर बताया। और उसी बात को तुमने गलत लिया और हमारे बारे में गलत सोचा। इतना कहकर रत्ना प्रसा को देखती है। प्रसा की आंखों में आंसू रहते हैं। उसे इस वक्त अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होता है। वह शर्म से अपनी नजरें नीची कर लेती है। अभिमान आगे बढ़कर प्रसा को छूता है, पर छू नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। भले ही प्रसा ने उन लोगों को गलत समझकर गलती की थी, पर प्रसा उसका प्यार है। और सब कुछ याद आने के बाद वह प्रसा को गले लगाना चाहता था। प्रसा रोते हुए, अपनी गलती की वजह से मैं इतना आगे आ चुकी हूँ कि अब मैं तुम्हें चाहकर भी कभी गले नहीं लगा सकती।
अभी नम आंखों से तुमने मुझ पर एक बार भरोसा तो किया होता। ये दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मैंने तुमसे प्यार किया है, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? वर्षा घुटनों के बल बैठकर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने जो देखा और सुना उसमें मैं इतना दुखी हो गई कि मैंने एक बार भी अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया। पूरे गांव में ढूंढने के बाद लीला, नीति और रानू पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। लीला का मन बहुत घबरा रहा होता है, उसे अभिमान की फिक्र हो रही थी। वह लोग पहाड़ी की ओर पहुंच जाते हैं और लीला देखती है कि रीति और अभिमान किसी से बातें कर रहे होते हैं। लीला उन दोनों के साथ उनके नजदीक आती है तो देखती है कि वह वही लड़की है जो अभिमान को उस दिन घर लेकर आती है। उसे इनके साथ देखकर वह पहले तो चौंक जाती है, फिर उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, लीला। अभी लीला के इतना कहते ही तीनों की नजरें उन तीनों पर पड़ जाती हैं। अभिमान अपनी माँ को देखकर सोच में पड़ जाता है, इसकी माँ यहाँ पर कैसे आ गई? और साथ में अपनी चाची को भी देखता है। अभी, माँ आप यहाँ? लीला, हाँ, पर पहले ये बता, तुम दोनों इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इसे कैसे जानते हो? ये वही लड़की है जो तुम्हें उस दिन घर लेकर आई थी। अभी गहरी सांस लेकर, माँ ये वही है जो मेरे सपने में मुझे दिखती थी। उसकी ये बात सुनकर लीला को अचंभा होता है कि वह लड़की जो सपने में दिखाई देती थी आज वह उनके सामने खड़ी है। लीला, पर ये कैसे? अभी उन्हें सारी बातें बताता है, अपने पिछले जन्म की भी और प्रसा के बारे में भी। सारी बात सुनने के बाद तीनों हैरानी से प्रसा की ओर देखने लगते हैं। नीति को तो विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो लड़की स्कूल में आई थी वह यही थी। वह सिर्फ अभी को देख रही होती है जो प्रसा को प्यार करता है। एक पल के लिए उसे बुरा लगता है, तो वही लीला को प्रसा और राघव के लिए बुरा लगता है कि कैसे वह दोनों एक गलत फहमी के चलते दूर हो गए थे। लीला को सोचते हुए प्रसा से कहती है, माना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, एक गलत फहमी के चलते तुमने गलत कदम उठाया, पर अब तुम मेरे बेटे से क्या चाहती हो? अब तो तुम एक आत्मा हो और इसका ये पुनर्जन्म है, तो तुम उससे क्या चाहती हो? प्रसा अपने आंसू पोंछकर, मैं चाहती हूँ कि आप राघव और नीति की शादी कर दें। नीति राघव से बहुत प्यार करती है और ये प्यार मैंने उसकी आंखों में देखा है। मैं चाहती हूँ कि राघव नीति के साथ खुश रहे। जो खुशी मैं उसे नहीं दे पाई, वह खुशी नीति उसे दे। ये सुनते ही अभिमान गुस्से में आ जाता है और प्रसा की तरफ मुंह करके कहता है, तुम फैसला लेने से पहले मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? पहले भी तुमने अपने मन से फैसला ले लिया और मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहा था और कैसे जिया था, और आज भी तुम वही कर रही हो। प्रसा प्यार से, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम नीति से शादी करोगे। मेरी यही आखिरी इच्छा है। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही भटकती रहूं? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रसा का प्यार देखकर नीति भी मन ही मन कहने लगती है कि प्यार हो तो ऐसा। अभी, ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्रसा लीला से कहती है, कुछ दिनों में अच्छा मुहूर्त है, तब आप इन दोनों की शादी कर देना और साथ ही मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाना, ताकि मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकूं। फिर राघव की तरफ मुड़कर, और ये मत सोचना कि तुम मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, मैं तुम्हारे घर लौटकर वापस आऊंगी। इतना कहकर प्रसा वहां से चली जाती है। अभी वहीं खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा होता है। उसकी आंखों में अभी भी इसके लिए वही प्यार था जो पहले हुआ करता था। सभी लोग वहां से घर आ जाते हैं। कुछ सालों बाद एक नन्ही सी लड़की नीली फ्रॉक में दौड़ते हुए अंदर आती है और वो इशारे से लीला जी को चुप रहने को कहती है। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराकर हाँ कह देती हैं। वो लड़की अभी के पीछे से उसकी आंखें बंद कर देती है। उसकी इस नादानी पर अभी को हंसी आ रही होती है। वो मुस्कुराकर कहता है, प्रसा की बच्ची बाहर आ जाओ, मुझे पता है ये तुम ही हो। वो लड़की जिसका नाम प्रसा होता है वो अभी और नीति की 4 साल की बेटी है, जो नकली गुस्से से अभी से कहती है, ओ फो लाघव, आप मुझको हल बाल कैसे पहचान लेते हो? उसकी बात पर किचन से आती हुई नीति और लीला जी साथ ही अभी भी मुस्कुरा देता है और वही प्रसा गुस्से में अपना मुंह फुला लेती है। अभी उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, क्योंकि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए मैं पहचान जाता हूँ। अभी, अच्छा एक बात बताओ, मेरा नाम तो अभिमान है, तुम मुझे राघव क्यों बुलाती हो?
वर्षा को सोचते हुए, तोते मुझे ये नाम अच्छा लगता है डैडी। उसकी बात सुनकर अभी को वर्षा की कही बात याद आ जाती है जो उसने जाते वक्त कही थी, और मन ही मन वो कहता है, तुम ना होकर भी यही हो, यही तो है तेरा मेरा प्यार। नीति भी वर्षा को सोचकर कहती है, तुमने उस दिन अपने प्यार की कुर्बानी देकर मुझे मेरा प्यार दिया, इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी शुक्रिया अदा करूं, वो भी कम है परसा। इसलिए तुम्हें याद करते हुए मैंने अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पर रखा। इतना सोचते हुए नीति भी मुस्कुरा देती है। लीला जी मन ही मन, तुमने जाते जाते एक अच्छा फैसला लिया परसा। और अपने बच्चे को उसके बच्चे के साथ खुश देखकर वो उनकी नजर उतार लेती है। वहीं नटखट प्रसा अपनी शैतानियों से अभी को तंग कर रही होती है, और लीला जी और नीति दोनों बैठकर खुश होकर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।